8 नवंबर 2022 साल का दूसरा चंद्रग्रहण है और साल का अंतिम चंद्रग्रहण है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह चंद्रग्रहण पड़ रहा है, जिस दिन देव दिवाली भी है। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में चंद्रग्रहण कब आ रहा है, क्या सूतक की टाइमिंग होगी, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और किस राशि के लिए विशेष उपाय करके आप चंद्रग्रहण के दुष्प्रभावों से या फिर जो भी आपकी कुंडली में चंद्रमा से रिलेटेड दुष्परिणाम है उनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्रग्रहण होता क्या है। अगर मैं साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखूं, साइंटिफिक आपको बात बताऊं तो चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने के कारण चंद्रमा सूर्य की किरणों से छुप जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से वो विजिबल नहीं होता। अगर मैं इस चंद्रग्रहण की बात करूं तो ये खंडग्रास चंद्रग्रहण है, यानी कि चंद्रग्रहण इंडिया के अंदर विजिबल तो होगा पर यह पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं 8 नवंबर का जो चंद्रग्रहण होना है, जो कि इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण है, वो कैसे घटित होएगा, क्या क्या उसकी टाइमिंग रहेगी। अगर मैं चंद्रग्रहण की टाइमिंग रहूं तो शाम को 5:32 से 6:18 तक चंद्रग्रहण रहेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रग्रहण 3 स्टेज में होता है, तो इसीलिए अगर मैं इस साल की बात करूं तो दोपहर 1:33 पे उपछाया से इसका पहला प्रवेश होएगा। उसके बाद में आगे बढ़कर 2:40 पे यह परछाया में आएगा, यानी कि इस वक्त पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति बनना आरंभ हो जाएगी, जो कि बनते बनते 5:32 पर पूर्ण चंद्रग्रहण में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं सूतक काल की बात करूं तो आपने अमूमन सुना होगा कि चंद्रग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के कारण सूतक लगता है, जिसके दौरान काफी सारी हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि उस वक्त खाने पीने की चीजों में विशेष तौर पर तुलसी का पत्ता डाल के रखा जाता है। जो भी खाना पीना है आपको चंद्रग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान अवॉइड करना होता है। तो जान लेते हैं सूतक की टाइमिंग क्या रहेगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स की बात करूं तो सूर्य ग्रहण से 4 पहर पहले और चंद्र ग्रहण से 3 पहर पहले सूतक काल होता है। अब ये एक पहर होता है 3 घंटे का, यानी कि अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो सूर्य ग्रहण 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और इस सूतक काल में काफी कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, हेयर कट नहीं कराने चाहिए और विशेष तौर पर आपको पूजा पाठ का ध्यान रखना चाहिए। तो 8 नवंबर का जो चंद्रग्रहण है इसमें सूतक काल सुबह 9:21 पर आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को चंद्रग्रहण समाप्त होने तक यानी कि 6:18 तक रहेगा। तो इस टाइम के दौरान आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और खासकर घर में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वो इस सूतक काल के दौरान घर से बाहर ना निकले, पूजा पाठ मंत्र का जाप करें। यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से चंद्रग्रहण या सूतक काल तभी मान्य होता है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण की स्थिति में होता है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है और उपछाया से होकर परछाया में आता है, तभी चंद्रग्रहण वैलिड माना जाता है और आपको सूतक काल का ध्यान रखना होता है। चलिए अब जान लेते हैं सूतक काल और विशेष तौर पर चंद्रग्रहण के दौरान आपको किन किन गतिविधियों पर कंट्रोल रखना है, कौन से काम आपको नहीं करने हैं और क्या सावधानियां बरतनी है। विशेष तौर पर अगर मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूं तो चंद्रग्रहण के दौरान इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाकू, कैंची या किसी भी पैनी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए और जनरली आपको घर में भी कोई चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके से मालिश नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं संवारने चाहिए और आपको घर के अंदर जो भी खाने की वस्तु हैं उनके अंदर तुलसी का पत्ता डाल के रखना चाहिए और हो सके तो चंद्रग्रहण के दौरान किसी भी तरीके से खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी चीज को खाने या पीने का अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जब चंद्रग्रहण पूर्ण तरीके से घटित हो जाता है, यानी कि जैसा कि 8 नवंबर की बात करें तो शाम को 6:18 तक चंद्रग्रहण की स्थिति रहेगी। इसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान के बाद में दान का विशेष महत्व होता है। आप कोई भी वस्तु ब्राह्मण को या फिर किसी धार्मिक स्थान पे आप दान करेंगे तो इसका विशेष तौर पर आपको पुण्य प्राप्त होता है। आगे वीडियो में जानेंगे किस राशि के लोगों को विशेष तौर पर क्या चीज दान करनी चाहिए, ताकि उन्हें चंद्रग्रहण से होने वाली घटना से आपके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन है या फिर आपकी कुंडली में जो भी दोष है उससे आपको छुटकारा मिले, उसका निवारण हो सके। आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में ही चंद्रग्रहण है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रग्रहण कैसे हो सकता है, यानी कि आपका चंद्रमा राहु के साथ है या केतु के साथ है और सम टाइम शनि की भी ऐसी स्थिति होती है कि वो चंद्रमा को इस तरीके से प्रभावित करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में चंद्रग्रहण के प्रभाव देता है।
अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो आपको मानसिक स्थिति आपकी वीक हो जाती है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा होने लगती है। कई बार सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि आपको सीजर्स जैसी कंडीशन भी हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है या शनि के साथ कोई ऐसी युति बना रहा है कि आपको ऐसे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण के बाद स्नान कर मंदिर के अंदर कुछ दान देना है। हो सके तो चंद्रमा से रिलेटेड वस्तु का दान करना है, और अगर आप कर सकते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद जौ को दूध से धोकर नदी में प्रवाहित करने हैं। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपकी कुंडली में उपस्थित चंद्र ग्रहण के दोषों से आपको रिलीफ मिलता है और आपकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी होती है। अब जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान किस राशि के जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं मेष राशि की, एरिस राशि के लोगों की बात करूं तो उनका चंद्र ग्रहण के दौरान थोड़ा सा कष्टप्रद जीवन हो सकता है। तो आपको विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण का ध्यान रखना है। जो मैंने इस वीडियो में आपको उपाय बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर मैं वृषभ राशि के जातक की बात करूं तो उनको इस चंद्र ग्रहण से हानि हो सकती है। विशेष तौर पर वृषभ राशि के लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको भी विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना अवॉइड करना है सूतक काल के दौरान। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए चंद्र ग्रहण लाभप्रद होएगा। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, बट फिर भी आपको चंद्र ग्रहण के दौरान हो सके तो एकांत में बैठकर जाप करना है इस मंत्र का। अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अगर मैं कर्क राशि के जातक की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण सुखदायी है। आपको मानसिक तौर पर काफी रिलीफ मिलेगा। आपको बस छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है जो आपको मैंने वीडियो के आरंभ में बताई है। इसका अगर आप अनुसरण करते हैं, अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आपको भी चंद्र ग्रहण लाभप्रद हो सकता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण भी आपको लाभप्रद हो सकता है। और अगर मैं सिंह राशि के लोगों की बात करूं तो सिंह राशि के लोग चंद्र ग्रहण पर अगर सावधानियां नहीं बरतेंगे तो उनके ऊपर विशेष तौर पर किसी भी तरीके का इल्जाम लग सकता है, अपमान की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से कोई झगड़ा करते हैं तो आपको हो सकता है उस झगड़े का निपटारा करने में बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए। तो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष तौर पर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके चंद्र ग्रहण के जो भी दोष हैं वो टल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए। तो कन्या राशि के लोगों को भी चंद्र ग्रहण के दौरान थोड़ा सा संभल कर चलना है। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, और अगर आप वीडियो में बताई गई रेमेडी और इस मंत्र का जाप करते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान तो आपके जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के लोगों के लिए। तुला राशि के लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण दाम्पत्य जीवन में कष्ट ला सकता है। अगर आप छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे चंद्र ग्रहण के बाद, विशेष तौर पर अपनी स्पाउस के साथ में मंदिर के अंदर स्नानोपरांत अगर आप दान देते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्ट हैं उनका निवारण होगा। अगर मैं वृश्चिक राशि के जातक की बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण काफी सुखकारक हो सकता है। अगर आप छोटी सी रेमेडी कर लें, इस मंत्र का जाप कर लें, तो आपको पारिवारिक और व्यापारिक दोनों तरीके से लाभ मिलेगा इस चंद्र ग्रहण के दौरान। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, मानसिक तौर पर उनको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। तो आपको भी चंद्र ग्रहण के दौरान एकांत में बैठ के इस मंत्र का 108 बारी जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होगा और आपको चंद्र ग्रहण के दौरान होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अब अगर मैं मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि के लिए भी ये चंद्र ग्रहण थोड़ा कष्टकारी रहेगा। आपको रेमेडी के तौर पर इस मंत्र का जाप करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल या फिर पारिवारिक डिसीजन से आपको बचना है। एकांत में बैठ के अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जितने भी कष्ट हैं चंद्र ग्रहण के दौरान स्पेशली, उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण काफी लाभप्रद होगा। आपको खास तौर पर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकता है, कोई आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी कंडीशन ला सकती है। आने वाले टाइम में ये चंद्र ग्रहण आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत भी जनरेट कर सकता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना और आपको एकांत में बैठ के इस मंत्र का 108 बारी जाप करना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण हानि ला सकता है, खास तौर पर डिप्रेशन
और मानसिक तौर पर आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप परिवार से किसी डिसीजन पर, परिवार से किसी बात पर उलझ सकते हैं। तो आपको खास तौर पर इस चीज का ध्यान देना है। चंद्रग्रहण के उपरांत आपको मंदिर के अंदर किसी भी येलो, पीले कलर की वस्तु का, पीले कलर की मिठाई का, कपड़े का आपको दान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जितनी भी स्ट्रेस है उससे आपको छुटकारा मिलता है, वो स्ट्रेस लेवल आपका रिड्यूस होता है और आपके परिवार में संबंध अच्छे रहेंगे। तो यहां हमने जाना कि आपको किस राशि के जातक को विशेष तौर पर चंद्रग्रहण के दौरान क्या उपाय करना है ताकि आपका आने वाला जीवन, आपके आने वाले बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। यहां यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 सूर्य ग्रहण या फिर 3 चंद्र ग्रहण होते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन आता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही आता है। अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो आप सभी जानते हैं दिवाली के दिन, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को आती है, उस दिन सूर्य ग्रहण था और उसके ठीक 15 दिन बाद उस दिन भी दिवाली यानी कि देव दिवाली है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है। तो ये कुछ भौगोलिक घटनाएं हैं जो अपने फिक्स टाइम पर होती हैं। अगर मैं प्रीवियस चंद्रग्रहण की बात करूं, जो साल का पहला चंद्रग्रहण था वो 16 मई को है, और अगर मैं अगले चंद्रग्रहण 2023 के चंद्रग्रहण की बात करूं तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो 23 मई को है। तो कुछ भौगोलिक घटनाएं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं और ज्योतिष उपाय इसके अंदर सम्मिलित कर देते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं, खास तौर पर सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड, उनका निवारण होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि चंद्रग्रहण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस मंत्र का जाप करना है, किस राशि के लिए विशेष तौर पर आपको क्या दान करना है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, या आपको अपनी राशि नहीं पता, या आपको यह जानना है कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रग्रहण का दोष है या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। साथ ही साथ जन्म तिथि के साथ अपना जन्म विवरण यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग और बर्थ प्लेस आप मुझे साथ में भेजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में क्या विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और क्या विशेष तौर पर आपको चंद्रग्रहण के दौरान उपाय करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में सलाह दी है वो आपके जीवन में नया मार्गदर्शन लाएगी और आपका चंद्रग्रहण के दौरान आपके दोषों का, कुंडली में उपस्थित दोषों का निवारण करेगी। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।